बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास वैक्यूम। तो स्टार्ट करते हैं। तो वैक्यूम क्या है हमारे पास? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ordinary which contain fluid। ठीक है, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी इसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी, दो मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी, और ये कंटेन करता है फ्लूइड को। ठीक है, फ्लूइड आप ले लें वाटर लाइक, मुकम्मल वाटर नहीं, वाटर लाइक। वाटर लाइक से मुराद है कि वाटर की कुछ खसूसियात इस फ्लूइड में पाई जाएंगी। मुकम्मल तौर पे वाटर नहीं होता, इसके अंदर वाटर लाइक होगा, फ्लूइड होता है इसके पास। बस यही इसका इंट्रो किया गया है। अब आगे ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के वैक्यूम को डिस्कस किया गया है। बस वैक्यूम जो होता है ना, स्पेशली उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ना, वो तो या फिर आप कह लें एक आम फंक्शन जो होता है उसका चीज़ों को स्टोर करना होता है। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वैक्यूम पाया जाता है ना, उसका एक डिफरेंट फंक्शन होता है, या फिर उसका एक खास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को वैक्यूम को डिस्कस किया गया आपकी बुक में। तो सबसे पहला जो उन्होंने ऑर्गेनिज्म लिया है वो है एनिमल का वैक्यूम डिस्कस किया है। एनिमल वैक्यूल आगे लिखिए आप। ठीक है, अब जो एनिमल का वैक्यूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल वैक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा तादाद में होते हैं, यानी मैनी यानी ज्यादा तादाद में होते हैं, और छोटे साइज में होते हैं, और टेम्परेरी वैक्यूल होते हैं, यानी कुछ देर के लिए वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वो डाइजेस्ट कर दिए जाएंगे। और हमने लाइजोसोम में पढ़ा है कि लाइजोसोम जो है वो ऑटोफेगी करता है, यानी अपने सेल के अंदर जो मौजूद उसकी अपनी ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल की जो अपनी ऑर्गेनेलीज होती हैं उसकी डाइजेशन में मदद करता है। तो लाइजोसोम फिर इस वैक्यूल को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये टेम्परेरी वैक्यूल होता है, यानी परमानेंट वैक्यूल नहीं होता, ज्यादा देर तक नहीं रहता, कुछ देर के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर लाइजोसोम इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो एनिमल वैक्यूल तो ये है। और ये स्टोर क्या करता है? ये स्टोर करता है फूड एंड वाटर। इट स्टोर दी फूड एंड वाटर। ठीक हो गया, ये पहला हमारे पास ऑर्गेनिज्म था। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उन्होंने डिस्कस किया है वो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर वो जगह होती हैं जहां पर नमक नहीं पाया जाता, या फिर पाया जाता है तो कम क्वांटिटी में पाया जाता है। अब जैसे ओशंस होते हैं या सीज होते हैं, उनमें ज्यादा नमक की मकदार पाई जाती है, लेकिन जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, या फिर ग्लेशियर्स होते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होती है, वो जब बर्फ पिघल कर नीचे आ रही होती है उसमें भी नमक की मिकदार कम होती है। तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब आपकी बुक में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की उन्होंने दो मिसालें आपको दी हुई हैं। पहली मिसाल उन्होंने आपको अम्यूबा दी हुई है, और दूसरी स्पॉन्जी। ठीक है, स्पॉन्जीज या स्पॉन्जी। अब ये जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन होता है। बुक में ये वर्ड नहीं लिखा गया, लेकिन इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। अब डेफिनेशन क्या है पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है क्या। ऑस्मो ना, इसका पूरा वर्ड जो होता है वो होता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है वाटर की कंसंट्रेशन को देखकर उसकी मूवमेंट। अगर कहीं पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कहीं पे कम है, वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी वाटर का मूव करना कम ज्यादा से कम जगह पर। ठीक है, अब वाटर में यानी मान लें ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो पाया जा रहा है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, अगर
इस वैक्यूल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज्यादा है, ठीक है, तो बाहर से पानी इसके अंदर आ जाएगा। और अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये अपनी बॉडी से बाहर की तरफ फेंक देगा, यानी सेल से इसको बाहर की तरफ निकाल देगा। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, यानी पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अब आपकी बुक में क्या लिखा गया कि कॉन्ट्रेक्टाइल क्या करता है, कलेक्ट करता है पहले, मतलब पानी को कलेक्ट करेगा, एक्स्ट्रा वेस्ट जो होगा उसको कलेक्ट करेगा और पंप आउट कर देगा, यानी बाहर से सेल से बाहर उसको निकाल देगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन के जो काम है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है, वो पाया किस में जाता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो सेकंड ऑर्गेनिज्म ये उन्होंने डिस्कस किया है। और थर्ड उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए हैं खास स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो सम ऑर्गेनिज्म यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को इंजेस्ट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल हम पढ़ चुके हैं लाइसोसोम में, और ये फूड वैक्यूल कंटेन करता है फूड पार्टिकल्स को, कंटेन करता है फूड पार्टिकल्स। मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म का सेल है, ठीक है, उन्होंने सम ऑर्गेनिज्म और कोई स्पेसिफिक नाम तो उन्होंने बताया नहीं, तो हम कोई भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये किसी सेल का, किसी ऑर्गेनिज्म का ये सेल है। अब यहाँ पे इसके पास आ गया फूड पार्टिकल, ये इसको इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था, ये इसको इस तरह इंजेस्ट करता है यूं करके, ठीक है, इसको कहते हैं इनगल्फ करना। फिर ये जो स्पेस खाली हो जाती है ये कवर हो जाती है और ये पूरा का पूरा फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है यूं करके, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास है फूड पार्टिकल, और ये फूड पार्टिकल भी फिर ये मेम्ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। और ये इसको मेम्ब्रेन किसने प्रोवाइड की है, इस सेल ने प्रोवाइड किया। जो फूड पार्टिकल जब ये अंदर आ जाता है, वो मेम्ब्रेन में आ जाता है, तो वो फूड वैक्यूल बन जाता है। और वो फूड वैक्यूल कंटेन क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को कंटेन करता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो अपने वैक्यूल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अब प्लांट वैक्यूल को डिस्कस किया गया तो अब वो डिस्कस करते हैं। अब हम प्लांट सेल के वैक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्लांट सेल जो है, स्पेशली जो मेच्योर प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है, मेच्योर प्लांट्स, उनके पास सिंगल यानी सिर्फ एक वैक्यूल होगा और लार्ज साइज में होगा, और मौजूद कहाँ पे होगा, सेंटर में। तो इस वजह से हम इसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये लार्ज साइज में बनता कैसे है, ये बन इस तरह जाता है कि इट इज फॉर्म यानी बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल। जब प्लांट छोटा होता है तो उसके पास ज्यादा वैक्यूल होते हैं। जब उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो एक वैक्यूल जो होता है वो दूसरे वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, तो वो साइज में बड़ा हो जाता है। फिर तीसरा उसके साथ वैक्यूल मिलता है, फिर चौथा, पांचवा, और जब वो जिस तरह उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो एक मुकम्मल वैक्यूल बन जाता है, और सिर्फ एक वैक्यूल बन जाता है, और वो भी लार्ज साइज में बन जाता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन ऐसी है कि जो स्मॉल वैक्यूल है वो आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक लार्ज साइज में बन जाता है। और इसके लार्ज साइज की वजह से जो इसका जो न्यूक्लियस होता है, प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है वो पुश टू साइड होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन की तरफ धस जाता है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू दी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल it pushed the nucleus towards the cell membrane, ठीक है। डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास ये है प्लांट सेल, ठीक है। अब ये लार्ज होता है, एक होता है मतलब सिंगल होता है और लार्ज होता है,
और ये लार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस जो इसके सेंटर में होना चाहिए था वो सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसको धस देता है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसको पुश कर देता है, ठीक है, किसकी वजह से, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से। और जो इसका वैक्यूल होता है इसके पास, इस मतलब प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है इसके पास भी मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल is covered with membrane. It is called टोनोप्लास्ट, ठीक है। हमारे पास ये वैक्यूल था, इस वैक्यूल को हमने बाहर निकाला, तो एक तो ये वैक्यूल खुद है, ठीक है, और एक इसके अराउंड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये टोनोप्लास्ट और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में सिर्फ वैक्यूल की अपनी मेम्ब्रेन होती है, उसके अराउंड टोनोप्लास्ट नहीं होती। टोनोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। आगे उन्होंने आपको सैप की डेफिनेशन बताई है, हम वो लिख लेते हैं। सैप की डेफिनेशन उन्होंने सही तरह नहीं की हुई, तो आप यहां से देख लें कि सैप क्या है। सैप इज द combination of water and mineral that are present inside the vacuole, ठीक है। दिस वाटरी मटीरियल, वाटर हो, इसके अंदर वाटर है, इस वजह से हम इसको दिस वाटरी मटीरियल कह रहे हैं। इस वाटरी मटीरियल में कंटेन सोल्ट, ठीक है। सैप क्या है, सैप हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। किन चीजों का, एक है हमारे पास वाटर यानी पानी, और दूसरा मिनरल। मिनरल और वाटर जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं सैप। और पाया कहाँ जाता है, प्रेजेंट होता है इनसाइड द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर। ये हमारे पास वैक्यूल है, यहाँ पे जो वाटर और मिनरल पाया जा रहा है उसको हम कह रहे हैं सैप। और इस सैप के अंदर हमारे पास सोल्ट भी मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है सैप की। आगे वैक्यूल का फंक्शन, प्लांट सेल का जो फंक्शन है, वो प्लांट सेल का जो वैक्यूल का जो फंक्शन है टारगेट प्रेशर, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम प्लांट सेल के वैक्यूल का जो फंक्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो फंक्शन है ना वो टारगेट प्रेशर, बिल्ड करना, ठीक है। तो थ्योरी हम बाद में लिख लेते हैं, पहले हम इसको डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसकी हमारे पास सेल वॉल है। हमने पढ़ा था प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक हो गया। और ये ब्लू में जो मैं बना रही हूँ ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये ब्लू में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। और ये है हमारे पास बीच में वैक्यूल जो सिंगल है और लार्ज साइज है। और इसके हमारे पास है इसकी अपनी
टोनोप्लास्ट, ग्रीन को आप टोनोप्लास्ट कंसीडर कर लें और रेड को आप वैक्यूल। ठीक है, ये ग्रीन हमारे पास टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन है और रेड हमारे पास वैक्यूल है। अब वैक्यूल के अंदर जब वाटर आता है, और वाटर मतलब एक चीज के अंदर, यानी आप जैसे आप बलून कर ले, बलून के अंदर आप पानी भरते जा रहे हैं और एक वक्त आता है कि वो फट जाता है। ठीक है, तो वैक्यूल जो है इसके अंदर वाटर आता है, मिनरल आता है, वेस्ट मटेरियल आते रहते हैं और स्टोर होते रहते हैं। अब ये जो वैक्यूल है ना, ये टोनोप्लास्ट पे प्रेशर अप्लाई करेगा और जो टोनोप्लास्ट है वो साइटोप्लाज्म पे प्रेशर अप्लाई करेगा। यहाँ पे हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, वैक्यूल टोनोप्लास्ट पे प्रेशर अप्लाई करेगा और जो टोनोप्लास्ट है वो साइटोप्लाज्म पे, फिर देन सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल पर। मतलब अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। द प्रेशर exert by the vacuole on the cytoplasm and cell wall. This pressure is called turgor pressure, and the process is turgid। ठीक है, वैक्यूल का साइटोप्लाज्म पे प्रेशर अप्लाई करना ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट्स, आयंस, वेस्ट मटेरियल। जब ज्यादा तादाद में इसके पास स्टोरेज आ गई तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है साइटोप्लाज्म पे, और फिर जब साइटोप्लाज्म सेल वॉल पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो प्रेशर जो है उस प्रेशर को हम टर्जर प्रेशर का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है ये। ठीक हो गया, इस प्रेशर को हम टर्जर प्रेशर का नाम देते हैं। अभी टर्जर प्रेशर का फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। टर्जर प्रेशर का फंक्शन क्या है कि मेंटेन करता है सेल की शेप को। ठीक है, मेंटेन दी सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। सेल जब फूल जाता है उसको टर्जिड कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर की वजह से सेल को टर्जिड कर देता है, यानी फुला देता है, और फूलने की वजह से सेल जो है उसकी शेप मेंटेन रहती है। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल आपको मैं बताती हूँ कि आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो कद में बहुत लंबे होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन ग्रोथ लंबी भी होती है और वो स्ट्रेट होते हैं, यानी बेंड नहीं हुए होते। वो बेंड ना होने की वजह क्या है? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर उनको अप्लाई करता है कि वो जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो हो और सीधी हो, यानी वो बेंड ना करे। जो प्लांट मतलब बेंड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नहीं मुरझा नहीं जाते, यानी जो बेंड हो जाते हैं, जो झुक जाते हैं, उनकी वजह ये होती है कि उनके जो टर्गर प्रेशर होता है ना वो सही तरह नहीं हो रहा होता है, वो बेंड कर जाते हैं। जो प्लांट बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं उनकी वजह जो है वो टर्गर प्रेशर है। टर्गर प्रेशर उन सेल की शेप को मेंटेन करने में मदद कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका फंक्शन था। अब आपसे अगर मैं सवाल करूं कि प्लांट सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन रहता है या बेयरेबल होता है, यानी बर्दाश्त प्लांट कर लेता है, बट इन एनिमल सेल टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। उसकी वजह से प्लांट जो एनिमल का सेल है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। या इनडायरेक्टली, या फिर मैं सीधा सवाल ये पूछूं कि एनिमल का सेल का जो वैक्यूल है वो क्यों फट जाता है ज्यादा टर्गर प्रेशर की वजह से, और प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो क्यों नहीं फटता? उसकी वजह क्या है? इसके पास होती हैं 4 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एक तो वैक्यूल के पास अपनी मेम्ब्रेन है, फिर इसके पास टोनोप्लास्ट है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है। बट इन एनिमल सेल अगर आप देखें तो हमारे पास इसके पास जस्ट एक होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, और इसके पास जो वैक्यूल होता है
उसकी भी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, इसके पास टर्नोप्लास्ट नहीं होता, यानी इसके पास सिर्फ दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसकी बदौलत या फिर जिसके जरिए इसने प्रेशर को मेंटेन करना है या फिर प्रेशर को मतलब सही तरह रखना है कि यार मेरा जो वैक्यूल है या फिर जो मेरा सेल है वो फट ना जाए। बट इन एनिमल सेल इसके पास चार मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इस वजह से ये टारगेट प्रेशर को किसी ना किसी तरह बेयर कर लेता है, यानी बर्दाश्त कर लेता है या फिर उसको मेंटेन कर लेता है। एनिमल सेल के पास सिर्फ दो होती हैं, तो वो कभी कभार जो एनिमल सेल होता है वो फट जाता है क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन्स कम हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था वैक्यूल का। अब हम अगली ऑर्गेनेली जो है उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है सेंट्रियोज, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेंट्रियोज हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं, बैरल शेप्ड। बैरल शेप से मुराद ये है कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी सिलेंडर की तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी। ठीक हो गया। ये पाए जाते हैं एनिमल सेल में एंड प्रोटिस्टा और एनिमल सेल में सेंट्रियोज पाए जाते हैं। और हमारे पास जो हायर प्लांट्स हैं प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई, इनके पास सेंट्रियोज नहीं होते, एब्सेंट सेंट्रियोज, और इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि हायर प्लांट्स क्या होते हैं। हायर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू मौजूद होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ये एक टिश्यू है जो फूड और वाटर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, यानी रूट से लेकर प्लांट की टॉप तक जो वाटर एंड मिनरल्स मूव कर रहे होते हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू देख रहे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जा रहे होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोज एब्सेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। nucleus prominent, nucleus is not prominent, is not, आके यूं करके लिखते हैं, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता। और फंजाई हम पढ़ चुके हैं किंगडम फंजाई में इसके बारे में। तो जो हायर प्लांट्स हैं प्रोकैरियोट्स और फंजाई हैं उनके पास सेंट्रियोज एब्सेंट होता है। आगे उन्होंने आपको डेफिनेशन की हुई है सेंट्रोसोम की, तो हम वो देखते हैं। ठीक हो गया। सेंट्रोसोम की डेफिनेशन क्या है? द पेयर ऑफ centrioles present in animal cell is called centrosome। ठीक हो गया। पेयर ऑफ centrioles present in animal cell is called centrosome। both centrioles are at right angle to each other। It is located near the nuclear envelope। ये सेंट्रोसोम की डेफिनेशन है, बुक में मतलब आगे पीछे करके लिखे हुए, तो हमने इसको सीक्वेंस दे दिया है। तो अब हम इसको समझते हैं। पेयर है, पेयर से मुराद टू है, ठीक है। पेयर है सेंट्रियोज का जो प्रेजेंट है एनिमल सेल में, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये जो सेंट्रियोज हैं ये एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर होते हैं।
अब अभी हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रीओल्स है वो हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास ये एक सेंट्रीओल है, जो दूसरा सेंट्रीओल होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। और ये आपस में एक राइट एंगल बना रहे हैं, ये इस तरह आपस में अरेंज होते हैं, ठीक हो गया। बोथ सेंट्रीओल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों आपस में राइट एंगल बना रहे हैं। और ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलॉप के करीब, ठीक हो गया। इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के गिर्द हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर इन्वेलॉप होती है, और इसके करीब यहाँ पर हमारे पास होते हैं सेंट्रोसोम, ठीक हो गया। इसकी जो आप कहते हैं पोजीशन है या लोकेशन है, इसकी हेडिंग आप यहाँ पे दे दें, लोकेशन या पोजीशन। तो लोकेटेड कहाँ पे है? न्यूक्लियर इन्वेलॉप के करीब ही पाया जाता है सेंट्रोसोम। तो ये हमारे पास सेंट्रोसोम की डेफिनेशन हो गई है। आगे इसके स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जो ईच सेंट्रियोल है, हमने पढ़ा है दो होते हैं यानी पेयर होते हैं। तो जो ईच सेंट्रियोल है मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो था वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बना हुआ था, ठीक है। इस बात को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपने ज़हन में रखना है कि जो एक ट्रिपलेट है ना, उसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम इसको डायग्राम के जरिए देखते हैं। मान लें ये हमारे पास सिलेंड्रिकल हमने कहा है सेंट्रियोल होता है। तो ये 1 2 3 ये एक ट्रिपलेट कहलाएगा, ठीक हो गया। आगे हमारे पास 3 होंगे, फिर 3 होंगे, और इस तरह ये होगा। ये हमारे पास एक ट्रिपलेट है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह हमारे पास 9 ट्रिपलेट होते हैं, और एक ट्रिपलेट जो है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो इससे ये साबित हुआ कि टोटल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास होते हैं वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक अगर 3 से बना हुआ है, तो अगर 9 ट्रिपलेट होंगे तो हमारे पास टोटल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी वो 27 होंगी, ठीक हो गया। इसका सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर आगे मतलब बयान किया हुआ है इन्होंने। आगे इन्होंने फंक्शन डिस्कस किया हुआ है, वो हम देखते हैं। तो पहला जो फंक्शन इन्होंने बताया है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है हम वो देखते हैं, इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास सेल है, और ये है हमारे पास न्यूक्लियस। और हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि हमारे पास क्रोमोसोम और क्रोमेटिन होता है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। और एक उसके पास बॉडी होती है, उसके पास न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो हम वो नहीं डिस्कस करेंगे, हम फिलहाल सिर्फ इधर क्रोमेटिन को डिस्कस करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था न्यूक्लियस में कि जब सेल ने एक डिवाइड होना होता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में 2 में जाना होता है, डिवाइड होना होता है, तो वो जो क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम की शक्ल कुछ यूं करके होती है, ठीक हो गया। तो अब इस सेल ने मान लें कि डिवाइड होना है, तो ये जो क्रोमेटिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। हम सिर्फ इधर सिर्फ एक क्रोमोसोम बनाएंगे समझने के लिए।
अब ये एक पेयर है हमारे पास और ये हमारे पास दूसरा पेयर है। अब इन पेयर्स को मैंने अलग करना है, तो अलग करने के लिए मुझे कोई चीज ऐसी चाहिए जो इनको खींचे, और वो जो खींचने वाली चीज है वो है हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पे हमारे पास ये मान ली सेंट्रियूल है और ये हमारे पास दूसरा सेंट्रियूल है। और जब डिवीजन हो रही होती है तो हमारे जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर इन्वेलोप होती है वो खत्म हो जाती है। ड्यूरिंग डिवीजन बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। हमने आगे ना चैप्टर नंबर 4 में सेल साइकिल में पढ़ना है, इसमें डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो अभी आप बस शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के जब सेल में डिवाइड होना होता है तो क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलॉप जो होती है वो खत्म हो जाती है, और जो सेंट्रियूल होता है वो एक पेयर में जब होता है, ये एक पेयर है हमारे पास इसका, और ये डुप्लीकेट करके खुद को दो पेयर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया, ये एक पेयर हमारे पास आ गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब ये जो सेंट्रियूल्स है ना, यहाँ से धागे की शक्ल में ना निकलेगा स्पिंडल फाइबर, और यहाँ बीच में आके कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से धागे की तरह एक चीज निकलेगी जिसको हमने स्पिंडल का नाम दिया, स्पिंडल फाइबर का नाम दिया, वो यहाँ बीच में आके अटैच हो जाएगा। ये दोनों खचाव पैदा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जिससे ये जो पेयर्स हैं ये अलग हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स बने हैं ये सेंट्रियूल्स ने बनाए हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे तब ही ये क्रोमोसोम्स के जो ये पेयर्स हैं ये अलग होंगे, और जब ये पेयर्स अलग होंगे तब ही सेल खुद को आगे डिवाइड कर पाएगा। अगर ये क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं ये अलग नहीं होंगे तो जो न्यूक्लियस जो सेल है वो खुद को आगे डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेकेंड जो है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये फॉर्मेशन करता है सीलिया की और फ्लैजेला की। इसको भी हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। आगे डिस्कस किया गया सीलिया की ना, आपको आगे एग्जांपल दी गई है पैरामीशियम की, हम उसी को डिस्कस कर देते हैं। ये जो धागे नुमा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं ना, इसको हम सीलिया का नाम देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, न्यूमरस इन नंबर। ठीक हो गया, और आगे युगलिना की आपको एग्जांपल दी गई है, उसके पास सिर्फ एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लैजेला का नाम देते हैं। अब ये जो फ्लैजेला और सीलिया बना है ये सेंट्रियूल की मदद से बना है। ठीक हो गया, और ये जब बनते हैं ना तो आप ये देख रहे हैं ये इनवर्ड गया है। ये जो इनवर्ड फॉर्मेशन है ना ये इसके अंदर, यानी इसको जरा जूम करें हम, ये है हमारे पास। जब ये इस तरह अंदर, ये जो अंदर की तरफ गया है ना, ये जो है ये इसको कहते हैं बाजल बॉडी। अब दोबारा गौर करना है, सेंट्रियूल ने सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, उसको बनाना है तो सबसे पहले वो बाजल बॉडी बनाएगा, फिर यहाँ से फ्लैजेला निकलेगा। और सेम केस यहाँ सीलिया में है। अगर हम सिर्फ एक सीलिया को ऑब्जर्व करें तो ये इस तरह अंदर पहले होता है और फिर उसके बाद यहाँ से सीलिया निकलता है। तो पहले बाजल बॉडी बनती है फिर देन सीलिया बनता है। यहाँ पे पहले बाजल बॉडी बनेगी फिर उसके बाद फ्लैजेला बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन करता है पहले बाजल बॉडी की, फिर फॉर्मेशन करता है सीलिया और फ्लैजेला की। तो इसके ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो स्पिंडल फाइबर बनाने में और एक सीलिया और फ्लैजेला बनाने में। अब आगे बुक में ना बॉक्स में सीलिया और फ्लैजेला को ज्यादा डिटेल में डिफाइन किया है तो हम उसको देखते हैं। अब हम सीलिया और फ्लैजेला को डिस्कस कर लेते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला सेल्स हैं, थिन सेल्स हैं और टेल लाइक प्रोजेक्शन है, यानी दुम की तरह की इनकी स्ट्रक्चर होता है, उस दुम की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया,
सेल हैं, ये सीलिया और फ्लैजेला सेल हैं, और ये थिन होते हैं यानी पतले होते हैं, और टेल लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, टेल लाइक प्रोजेक्शन होती है इनकी, यानी दुम की तरह इनकी शक्ल होती है। अब सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, वो ये है कि जो सीलिया है वो स्मॉल होता है साइज में और न्यूमरस इन नंबर, और तादाद में ज्यादा होते हैं। बट जो हमारे पास फ्लैजेला है वो लार्ज होता है साइज में और लेस इन नंबर होता है, तादाद में कम होता है। आगे उन्होंने ये बताया है कि जो यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला जो है वो बने होते हैं 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से। और 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल क्या है हमारे पास? सेंट्रियोल। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सीलिया फ्लैजेला बने हुए हैं सेंट्रियोल से, और ये जो सीलिया फ्लैजेला हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाजल बॉडी से, कनेक्टेड विद बाजल बॉडी। और जो प्रोकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला से टोटली डिफरेंट है। वो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बने होते, वो फ्लैजेलिन प्रोटीन की मदद से बने होते हैं। फ्लैजेलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के जरिए वो सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सीलिया फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? फंक्शन ना सेम इस वही है जिस तरह हमारे हाथ पांव का स्विमिंग में होता है, यानी ये हमें मूव करवाते हैं पानी के अंदर। जो आपको एग्जांपल दी गई है ना नीचे पैरामीशियम और यूग्लिना की, ये दोनों ऑर्गेनिज्म मोस्टली पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो ये मूवमेंट करवाते हैं सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला हेल्प इन मूवमेंट। जिस तरह हमारे हाथ पांव स्विमिंग के दौरान मूवमेंट करवा लेते हैं, इस तरह ये फ्लैजेला और सीलिया मूवमेंट करवा रहे होते हैं वाटर में। हेल्प इन मूवमेंट इन वाटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस था, थोड़ा इंट्रो था और हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।